गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट पदार्थ और उसका वर्गीकरण भाग 2। तो मैं हम लोग ने कल डिस्कस किया था पदार्थ और उसका वर्गीकरण में वर्गीकरण 2 टाइप बताया था, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर मैं मतलब बताया था कि उसका एक्सटर्नल आकार देखकर मतलब बाह्य रूप से वर्गीकरण और आंतरिक रूप से वर्गीकरण। आंतरिक रूप से उसका वर्गीकरण किया गया रासायनिक आधार पर और बाह्य रूप से उसका वर्गीकरण किया गया उसके बाहरी प्रॉपर्टी को देखकर। जैसे हम डस्टर के बाहरी में क्या क्या है, उसका आकार है, उसका आयतन है, और इस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया। और इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, और ये इसका कंपोजिशन कि दूध से दही बन रहा है और दूध एक नया पदार्थ है, उससे दही बन रहा है, उसका नया पदार्थ बन रहा है। ये रासायनिक आधार पर उसका वर्गीकरण किया। आज उसका वर्गीकरण में देखेंगे उसकी पदार्थों की कठोरता के आधार पर। आज हम बात करेंगे पदार्थ की कठोरता के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण किया जा सकता है। पदार्थ के कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कठोरता मतलब ये दो चीजें होती है, एक नरम होता है, कठोर होता है। कठोर मतलब जैसे ये चीज है डस्टर को दबाने पर ये थोड़ा दब नहीं रहा है, मतलब ये कठोर है। नरम मतलब एक रुई लेते हैं, रुई को हम अगर हम दाबते हैं तो थोड़ा दब जाता है, ये हमारा नरम होता है। कठोरता के आधार पर ये 3 टाइप, मान लो कठोरता के आधार पर ये 3 तरीके से इसको होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 तरीके से होते हैं। कोई पदार्थ जो होता है कठोरता के आधार पर अगर बात करें 3 तरीके से पाई जा सकती है, या ठोस हो सकती है, या द्रव हो सकती है, या गैसीय फॉर्म हो सकती है। अब उसका कठोरता का सबसे बड़ा रीजन पहले अणु के बारे में जानना जरूरी है। अणुओं से ही हमको कठोरता प्रकट चलती है, क्योंकि इसमें जो है बल, एक बल कार्य कर रहा होगा जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कण या अणु है, ये सभी जो है बंधे हुए हैं, सभी जो है एक इंटरनल एक फोर्स काम कर रहा होगा जो इसको बांधे हुआ जो बंधा हुआ है, और वो काफी स्ट्रांग फोर्स है, काफी मजबूत बल है, जिसके कारण ये इसको हम दबाने पर पचक नहीं रहा है। और रुई में बहुत कम ऐसा उसका अंतराणु बल कम होगा जिसके कारण उसको हम दाब रहे हैं और पचक जा रहा है। जैसे अभी इसको लेते हैं बाटल को दब रहा है, ये मतलब इसके अंतराणु बल जो है, इसके जो इंटरनल फोर्स जो कार्य कर रहे हैं बहुत कम लग रहे हैं इसके कंपेयर में। हट सॉलिड वो भी है, सॉलिड ये भी, लेकिन उसका इंटरनल फोर्स जो है कम काम कर रहा है इसके अपेक्षा, इसमें ज्यादा काम कर रहा है। तो हम इसमें देखेंगे ठोस और द्रव और गैस की बात करेंगे। और ठोस की बात करेंगे तो इसमें जो है अंतराणु बल जो होते हैं बहुत पास होते हैं। एक जो फोर्स इसके अंदर एक अणु है, बेसिकली पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना है, पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना है, कणों से। बेसिकली कड़ी तो है, अगर इसको हम काटते जाते हैं इसमें कड़ी तो छोटे छोटे मिलते हैं कि नहीं। अगर हम ईंट बना रहे हैं, ईंट पहले घर बना रहे हैं, पहले ये बालू लेते हैं, रेत जो एक छोटा कड़ी से तो हमारा मकान तैयार होता है, पूरा मकान भी तो उसको एक पदार्थ में काम कर सकते हैं। ईंट बना रहे हैं उस मिट्टी से, उस छोटे कण से ही तो बन रहा है। मतलब एक छोटा कण है जो किसी फोर्स से बंध कर, जो किसी फोर्स के थ्रू, बल के जरिए वो एक बंध कर एक पदार्थ का निर्माण किए हुए हैं। इतनी बात हमको समझना है। अब पदार्थ की उत्पत्ति किससे हुई? कणों से हुई है, इतना जानना जरूरी है। अब ठोस और द्रव और गैस की बात करेंगे। ठोस में जो है अंतराणु बल, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक फोर्स बल, जो अंतराणविक बल, इसको बोलते हैं अंतराणविक बल। अंतर मतलब इंटरनल, मतलब अणुओं के बीच जो फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ, अणुओं के बीच। और ये आणविक है, अणु है, ये अंदर है, अणुओं के बीच जो अंदर की तरफ बल कार्य कर रहा है उसे हम अंतराणविक बल कहते हैं। अणुओं के बीच जो अंदर की ओर बल काम कर रहा है उसे हम अंतराणविक बल फोर्स कहते हैं। अब ठोस जो इसके अणु जो होंगे बहुत पास होंगे। कैसे पास होंगे? जैसे हम कोई और इसके अणु जो है अंतराणु पर बहुत पास होंगे, और
अगर अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में फैल जा रही है, क्यों? क्योंकि उसके अण जो है बहुत दूर दूर है। अब ये एक अण जो है दूसरे अण से मिलने के लिए बहुत गया, उसके पास गया, फिर वहां पहुंच गया, उसके अण दूर दूर होने की वजह से पूरा जो है गैस जो है पूरे कमरे में फैल चुकी है। उसका मेन रीजन यही है कि उसके अण जो है बहुत दूर दूर है, इसके अण काफी पास है, इसके और थोड़ा इसके पास, इसके थोड़ा थोड़ा दूर, इसके बहुत ज्यादा दूर। हाँ, अब इसका शेप कैसे होता है, इसका शेप की बात करें, अगर हम एक डस्टर लें या तो ईंट ले डस्टर ले, ये सब ठोस पदार्थ की ही श्रेणी में आते हैं। और ठोस में क्या आ सकते हैं, ये मार्कर भी आ सकता है, और क्या आ सकते हैं, दरवाजा आ सकता है, खिड़की आ सकता है, फैन आ सकता है, तमाम ये आप लोग को देख सकते हैं ठोस के एग्जाम्पल। आप ठोस द्रव गैस के एग्जाम्पल हमको कमेंट करिएगा क्या क्या हो सकते हैं। और द्रव में क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, बहुत सारे द्रव हो सकते हैं। गैस क्या हो सकता है, जैसे हम गैस में क्या हो सकता है, जैसे हम ये अभी कुछ जला दिए, अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती की महक चारों तरफ फैल रही है और फूल की महक हो गई। और हम बात करें इसकी गैस की बात करेंगे तो भाप जो होता है जो पानी उबाले उसमें जो निकलता है बाहर, जो भाप भी गैस का एग्जाम्पल हो सकता है। अब द्रव की बात करें तो द्रव में जो होता है, इसके जो अणु होते हैं, इसका जो शेप होता है, एक ठोस का एक निश्चित आकार होता है। मतलब हम मार्कर बोले, जब अणु जो पास पास होंगे, सभी अणु एक दूसरे का अंतराणु पर से बांधे रहेंगे पास पास, उसका शेप भी तो एक निश्चित ही होगा, निश्चित शेप होगा। और द्रव का एक शेप की बात करें, द्रव का कोई शेप नहीं होता। देखिए इसके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं तो उसके कंपेयर में इसका कोई शेप नहीं होता। देखिए जैसे हम पानी लेते हैं, पानी एक द्रव है, हम पानी को अभी हम एक बाटल में रख रहे हैं, बाटल में रख दिए। अब ये जब बाटल में रखें और ये बाटल का शेप ले लिया, अगर हम भगोने में रखें, भगोने का शेप ले लेता है, और हम गिलास में रखें तो गिलास का शेप ले सकता है। तो इस कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि जो ये द्रव होता है, एक कोई शेप नहीं होता, हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। बस वही समझो, ये जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ये होता है मेरा द्रव। और गैस की बात करेंगे तो गैस का कोई आकार नहीं होता, ये चारों तरफ रैंडम मोशन करते रहते हैं, इसके अणु कोई निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं, रैंडम मोशन, अनियमित गति जो करते रहते हैं, इसके कारण इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता। ठीक है, हम ये किसके आधार पर बांट, इसकी कठोरता के आधार पर बांट करेंगे, कठोर है कि नहीं, ये कठोर सबसे ज्यादा कठोर द्रव, फिर गैस, कठोरता के आधार पर। अब उसका दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे, उस पदार्थ का दूसरा वर्गीकरण क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं पानी के सापेक्षता के आधार पर। वाटर के कंपेयर के आधार पर इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। इसमें पदार्थ दो हो सकते हैं, विलयनशील हो सकता है, विलेयशील सॉल्युबल हो सकता है, विलेय हो सकता है, अविलेय हो सकता है। पदार्थ अविलेय और विलेय में क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं, एक चीनी लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझेंगे, एक चीनी लेते हैं और एक रेत लेते हैं और एक रुई का बुरादा, गरी का बुरादा कुछ लेते हैं और एक लेते हैं हम नमक लेते हैं। तीन चीज से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो हम देखिए पानी को एक जगह रखे और तीन अलग अलग क्या लिए, बर्तन लिए, गिलास लिए, और सभी में एक निश्चित आकार पर हम उसमें पानी डाल दिए और सभी में एक निश्चित मात्रा में क्या डाल दिए, हम डाल दिए क्या, चीनी और नमक और गरी का बुरादा डाल दिए सब में। देखिए कुछ पदार्थ चीनी को हिलाने पर और इन सभी बर्तन को एक साथ कुछ समय के लिए हिलाते हैं, तो एक टाइम के बाद देखते हैं चीनी जो है उस बर्तन में क्या हो जा रही है, घुल जा रही है, और नमक भी घुल जा रहा है, लेकिन गरी का बुरादा क्या हो रहा है, नहीं घुल रहा है। मतलब क्या है इसका, इसका ये मतलब है जिसका भार, अब इस पानी के सापेक्ष क्या था, मतलब पानी, इसका द्रव्यमान क्या था,
इसका जो भार था वो ज्यादा था पानी के जिसका भार जो है पानी के भार से ज्यादा था वो क्या हो गया, नीचे चला गया। जिसका भार जो है पानी के भार से ज्यादा था वो अंदर ये डूब गया, और जिसका भार पानी के भार से कम था वो नहीं, इसने गरी का बुरादा हो गया। उसका भार क्या था, पानी से कम था, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं डूब सका। और जो पदार्थ पानी में जो डूब गया, जो पदार्थ जो है पानी में जो डूब गया उससे हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, सॉल्युबल बोलते हैं, सॉल्युबल, सॉल्युबल। इसको हम सॉल्युबल, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। जो पदार्थ जो है पानी में डूब गया, जैसे हमारा चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, डूब गए, ये हमारे सॉल्युबल में आ गए। इनसॉल्युबल में क्या आ गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ये हमारे आ सकता है गरी का बुरादा, गरी का बुरादा हो गया, और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, ये हो गया इस तरह से। अगर आप पानी में इसको डाल सकते, अगर ये इसके जिसका भार पानी के भार से ज्यादा होगा वही डूबेगा, जान लीजिए, वो सॉल्युबल होता है, और जो नहीं डूबेगा वो इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्गीकरण में बात करेंगे क्या, उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर, उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण हम करने की बात करेंगे के आधार पर। देखते होंगे कुछ पदार्थ मैग्नेट, आप लोग चुंबक जानते होंगे, चुंबक जानते होंगे, चुंबक को कुछ पदार्थ को हम चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको दूर भगा देता है, उसके साथ अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब उसके पास नहीं आ पाता चुंबक। लेकिन कुछ पदार्थ हम चुंबक के पास रखते हैं, तुरंत उस पदार्थ को क्या करता है, खींच लेता है अपने तरफ, मैग्नेट, चुंबक जो है अपनी तरफ खींच लेता है। और देखिए कुछ पदार्थ क्या है, जो पदार्थ जो है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबक की तरफ उसको रखने पर, जैसे लोहे को, निकिल को, कॉपर को, ये सब जो है हमारे ये चार रखते हैं चुंबक अपने, वो चार चुंबक जो है इन सब चीजों को खींच लेता है। आयरन, लोहा हो गया, लोहे को अगर हम रख दें चुंबक के पास, तो चुंबक जाकर उससे क्या होगा, चिपका लेगा। अगर हम यही लकड़ी की बात करें तो लकड़ी क्या हो जाएगी, लकड़ी उसके पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। लेकिन इसी के आधार पर हम दो तरीके से बोले, एक चुंबकीय मटेरियल होता है, एक चुंबकीय सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे, चुंबकीय पदार्थ होता है, एक होता है अचुंबकीय पदार्थ, दूसरा क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ। देखिए चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे, चुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है, निकिल आ सकता है, कॉपर आ सकता है, आयरन आ सकता है, ये सब आ सकता है। अचुंबकीय पदार्थ की बात करें, लकड़ी आ सकता है, और मेरा क्या आ सकता है, प्लास्टिक पदार्थ आ सकता है, कोई भी प्लास्टिक पदार्थ, ये सब आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं, बहुत सारे हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक के पास लाने पर, वो चुंबक से क्या, चुंबक के पास रखने पर वो चुंबक के पास आ जाते हैं, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ जो ऐसे पदार्थ जो चुंबक के पास रखने पर थोड़ा वो दूर चले जाते हैं, उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसे अचुंबकीय पदार्थ। अब हम दूसरी बात करेंगे उसके पारदर्शिता के आधार पर, हम उसकी पारदर्शिता, पदार्थ जैसे भी होते हैं जो पारदर्शिता के आधार पर उसकी बात करेंगे, पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पारदर्शी हो सकता है, एक अपारदर्शी हो सकता है, अपारदर्शी, एक अर्धपारदर्शी हो सकता है, एक अर्धपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी की बात करें, देखिए हम कांच को अपने पास रखते हैं तो उसके जो हम आर पार देख लेते हैं, चाहे पानी है, पानी को रखें, पानी अगर साफ सुथरा पानी है तो उसमें देखेंगे उसके नीचे वाला सरफेस दिखाई दे सकता है। जैसे
तो पारदर्शी हुआ जिसके हम चारों आर पार देख सके, पारदर्शी। अपारदर्शी क्या हो, जिसके आर पार न देख सके। जैसे क्या हुआ, लकड़ी हो गया, ये हमारा ये दीवार हो गई। इस समय इसके अगले उस रूम के देख सकते हैं, उसके आर पार क्या हो रहा है नहीं पता कर सकते। ये ग्लास रख देते, शीशा, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो क्या है, जो जिसके आंशिक रूप से उसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे हम पेंट करते हैं, दीवार को पेंट कर दें तो उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। पेंट के दरवाजा जब दीवार को पेंट कर दें उसके आर पार देखा जा सकता है। ये उस सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, अर्धपारदर्शी होता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाता है। कुछ पारदर्शी इसके आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब हो सकते हैं, ये पदार्थ है। और जैसे अपारदर्शी में क्या हो सकता है, जिसके आर पार न देख सकते हैं, लकड़ी हो गया, दीवार हो गई, ये सब अपारदर्शी है। अर्धपारदर्शी की बात करें, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जाता है। दीवार नहीं, दरवाजे पर नहीं, खिड़की पर की गई पेंटिंग इसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते, हाँ, ये सब हो सकते हैं। और अब उसके बाद हम पारदर्शिता के आधार पर हो गया, हम एक बात कर सकते हैं, उसके चौथा बात क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक हो गया। फिर चौथा उसकी बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है, पदार्थ का वर्गीकरण। और कोई समझ में आ रहा है, आकार हो गया, बस इतना, हाँ इतना हो सकता है। और कोई किसी तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है तो बता सकते हैं आप लोग, जैसे ठीक है, इतना ही, इतने तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब पदार्थ उसका वर्गीकरण इतने आधार पर किया जा सकता है। तो अब आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर आप लोग सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।